वेलकम बैक टू अवर शेल क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, ट्रिग्नोमेट्री हम मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट करा है आपके लिए था, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि मैथ्स कब स्टार्ट होगी, कब कंटिन्यू होगी। तो अब हम जो मैथ्स है उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब कुछ चीजें तुम सोचोगे कि वो चीजें हमारे बुक से रिलेटेड उतनी नहीं थी, पर वो सारी चीजें हमारी बुक में ही है। लेकिन क्योंकि बच्चों की आदत क्या होती है, अगर उन्हें कुछ मैथ समझनी है सीधा एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। वो लोग पहले उसकी जो थ्योरी है, थ्योरी नहीं समझते कि कैसे कैसे चीजें आई होंगी, फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए, बस सीधा फॉर्मूला लगाना सीख जाते हैं, है ना, और उसको अप्लाई करते रहते हैं। तो अगर तुम्हें पुराने लेक्चर या लास्ट लेक्चर देखा हो, तुम्हें बेस परपेंडिकुलर पता चल गया होगा कैसे तुम्हें डिफाइन करना है, और जो हाइपोटेन्यूस है वो 90 डिग्री एंगल के जस्ट अपोजिट होती है। अब शुरुआत में हम ट्रिग्नोमेट्री अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो शुरुआत में दो तीन बातें जो राइट ट्रायंगल के बारे में तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री तो हमारी बात किस पे कर रही है, राइट ट्रायंगल पे ही। हमेशा उसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का है ही, बाकी एंगल जो है चेंज हो रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग तुम्हारे जो बेस और परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये 90 डिग्री का एंगल है। अब इसके अपोजिट तुम्हारे पास है ये हाइपोटेन्यूस। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां थीटा लेता हूं एंगल, तो देखो ये हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। इतनी बात तुमने समझी थी। और क्या बात जानते हो कि एक होती है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। और ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, तुमने पढ़ा होगा कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो स्क्वायर बराबर है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक। तो राइट ट्रायंगल के लिए इतनी बातें पता होनी चाहिए। एक और बात, एक चीज होती है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। वैसे तो ये पढ़ के ही तुम्हें नाम समझ में आ रहा होगा कि कोई ऐसा ट्रायंगल जो आइसोसेलेस भी हो और साथ में राइट ट्रायंगल भी हो। यानी कि अगर मैं इस ट्रायंगल को लूं तो इसमें 90 डिग्री का एंगल, तो ये राइट ट्रायंगल हो गया। लेकिन आइसोसेलेस का मीनिंग क्या, कि जो देखो ये तो हाइपोटेन्यूस है, और हाइपोटेन्यूस क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, तो यानी कि इक्वल ये दोनों होगी। तुमने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, अगर मैं सिंगल से लाइन कट कर रहा हूं, इसका मींस कि ये वाली साइड ए बी सी, ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है, और एंगल ए क्या है, 90 डिग्री, ठीक। तो ए बी और ए सी क्या शो कर रहे हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक। तो मैं आपसे ट्रायंगल को, तुमने सीखा होगा ट्रायंगल को ऐसे डोनेट करते हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तुम्हारा। क्यों, क्योंकि इसकी ए बी और ए सी दो साइड इक्वल है। तीन साइड इक्वल होती तो इक्विलेटरल होता, दो साइड तो आइसोसेलेस, नहीं तो स्केलेन होता है, कोई भी साइड इक्वल ना हो। तो आइसोसेलेस का तुम्हें मीनिंग पता है। तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल कोई ऐसा राइट ट्रायंगल होगा जिसमें 90 डिग्री का एंगल होगा, साथ में तुम्हारे पास दो साइड्स इक्वल होंगी, जो मैंने यहां शो करी है, ठीक। तो इतनी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा चैप्टर था, क्या क्या चीजें हमने समझी थी और रेशियोज निकालना कैसे सीखा था। तो मैं जो हमारा फॉर्मूला था उसको लिख देता हूं। अब उसको याद करने के तुम्हारे पास अपने तरीके बनाओ, क्योंकि अगर मेरे याद रखोगे तो हो सकता है भूल जाओ, लेकिन तुम खुद अगर कुछ सोचोगे तो रख सकते हो कुछ भी नाम, जैसे पी बी पी एच एच बी, ये था तुम्हारे पास, ठीक। तो मैंने कैसे अरेंज करा था, यहाँ पे साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक, ठीक। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। कॉट के लिए बी अपॉन पी, टेन के लिए पी अपॉन बी। तो ऐसे उल्टा करके तुम समझ सकते हो, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक। तो एक ट्रायंगल लो ऐसे। अब क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं, ये तो तुम्हारा लर्निंग की टेक्निक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक। तो अब मैं ऐसा एक ट्रायंगल लेता हूं, जैसे देखो 4 3 5। अब क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में बेसिक पूछ लेता हूं। अब मुझे पता है कि 90 डिग्री का एंगल है, अब मैं तुमसे पूछ लूं कि हाइपोटेन्यूस की लेंथ बताओ। देखो ये तुम्हारे पास है, तो ये तो हाइपोटेन्यूस होगी, सीधी सी बात है, इसके अपोजिट है। और हाइपोटेन्यूस हमेशा
सबसे बड़ी होती है। अगर तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन हो जाए या 3-4 साइड दे रखी हैं तो तुम्हें खुद ही पता लगा लेना है, अगर 3 साइड है और राइट ट्रायंगल है तो जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी। ठीक, तो अब तुम्हें हाइपोटेनस नहीं पता लेकिन तुम्हें एक फॉर्मूला पता है पाइथागोरस थ्योरम का। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर इक्वल किसके आता है, जो बेस है हमारा, मान लो ये एंगल थीटा यहां था तो इस थीटा के लिए बेस ए बी हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक, अब तुम्हें इसकी वैल्यू पता लगानी है और तुम्हें इन दोनों की वैल्यूज पता है। तुम्हें पता है ए बी 4 है और ए सी 3 है, तो देखो यहां पे रखो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी तुम्हारे पास कितना है 4 का स्क्वायर प्लस ए सी कितना है 3 का स्क्वायर। देखो ए बी 4 ए सी 3। ठीक, अब बी सी का स्क्वायर तुम्हारे पास आया ये 16 हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25, है ना। अब तुम इस जो ये स्क्वायर था अब इधर जाएगा तो अंडर रूट में होता है ना। एक प्रॉपर्टी तुम्हें पता होनी चाहिए, या प्रॉपर्टी क्या, सिंपल जो एक्सपोनेंट है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या बोलते हैं कि अगर यहां पर मेरे पास a की पावर n है और यहाँ पे ये b के बराबर है तो जो मेरा ये n है वो b की तरफ जब जाएगा तो 1/n हो जाता है। ठीक, तो ये चीज तुम ध्यान में लिख ले, समझो। अब देखो यहाँ पे मेरा BC की पावर 2 है या BC का स्क्वायर है तो तुम्हें पता है ये स्क्वायर रूट होगा, लेकिन अगर क्यूब होता तो क्या होता, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि तुमने ऐसे कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो तुम्हें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पता होना चाहिए कि अगर a की पावर n b के बराबर है तो जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/n हो जाता है। n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है जो इंटीजर मान लो, ठीक है, इंटीजर या फिर फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक, तो BC का स्क्वायर है और यहाँ पे 25 है, यानी कि जब मैं BC सॉल्व करूंगा तो ये 25 की पावर 1/2 होगा। ठीक, तो अब कई बार बच्चों को नहीं पता होता अंडर रूट में, उन्हें पता है कि अंडर रूट 25 है तो उनमें से ये ऐसे जो है दो में से कहते हैं एक निकल जाएगा, है ना। उन्हें रटा हुआ होता है या कैसे भी दिमाग में एक तरह से फीड कर दिया जाता है कि अगर ऐसा अंडर रूट देखोगे तो 2 तुम्हें दिखेगा तो 1 बाहर निकाल देना। अब उनका रीजन पता नहीं, तो अब यहाँ पे मान लो मैं यहाँ 3 लिख दूं तो उसका कुछ और मीनिंग होता है ना। तो वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो BC का स्क्वायर था हम जब इधर लेके गए तो वो 1/2 हुआ। ठीक, अब जो सिंपल तुमने अलजेब्रा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सीखी है उससे समझाता हूं। देखो अब इस 25 को मैं लिख सकता हूं 5 × 5 1/2, कोई प्रॉब्लम, 5 5 से 25 होता है। ठीक, अब 5 की पावर है 1 है, यहां पर भी 5 की पावर 1 है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एक और देखो ये होता है कि a की पावर n इंटू a की पावर m, ये होता है a की पावर n प्लस m के बराबर। ठीक, यानी कि अगर बेस सेम है तुम्हारे पास और जो पावर्स हैं अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो पावर एड अप हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। ठीक, तो 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 यानी कि 5 की पावर 1 प्लस 1 की पावर 1/2, तो हो गया 5 की पावर 2 1/2। अब देखो एक और प्रॉपर्टी तुम्हें दिख रही होगी कि a की पावर m है और इसकी पावर n है, तो ये होता है a की पावर m इंटू n। क्योंकि मैं मैथ्स की यहाँ स्टार्टिंग कर रहा हूं तो जो तुम्हारी पूरी मैथ्स है जब तक पढ़ोगे ये सारी चीजें तुम्हारे पास आती रहेंगी, तो ये साथ में नोट करते रहो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मैथ्स से डरोगे तो फिर नहीं आएगी या रटोगे तो भी नहीं आएगी। समझ के चलो जो तुमने 7th 8th 9th में पढ़ी है वही सारी चीजें यहाँ अप्लाई करनी है। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 1/2, तो ये आ गया 5। अब हाइपोटेनस 5 आ रही है। अब मैंने ये इतना सारा कैलकुलेशन इसलिए करा ताकि तुम्हें मैं ये समझाऊं कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी किस तरीके से काम करते हैं। हमेशा तुम, अब मैं इसको सीधा शॉर्ट में तुम्हें समझाता तो ऐसे लिखता, BC का स्क्वायर 25 है तो भाई ये अंडर रूट में जाएगा, तो तुम लिख देते अंडर रूट 25 में ऐसे लिख देता। ये अंडर रूट 25 एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है इसका, 25 का 1/2 को मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट 25। ठीक, ये
एक तरह से बस बताने के लिए है, रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक, तो इसमें हम सीधा इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं कि 2 है तो एक बार आएगा 5 आ गया तुम्हारा BC, और BC क्या था तुम्हारा हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो यही चीज मैंने यहाँ पे करा और ये मैंने एक्सप्लेन करा कि कैसे चीजें होती हैं। ठीक, तो कई बार तुम अगर भूल जाओ कोई फॉर्मूला तो सीधा जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे आना है ना। अब आगे से हम क्या करेंगे, सीधा इसका अंडर रूट में लिखेंगे, ऐसे स्क्वायर रूट और सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये बात थी तुम्हारी हाइपोटेन्यूस निकालने की, है ना। अब यहां पे तुमने क्या क्या चीजें सॉल्व कर ली, तुमने हाइपोटेन्यूस पता लगा लिया 5 होगा, है ना। अब तुमसे कोई पूछता कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यहां पे वैल्यू बताओ, क्या होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू, है ना। तो देखो, अब अगर मैंने पूछा कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ, ये 5 आ गया। अब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, तुम्हें उनके पता लगाने के लिए, उनकी वैल्यू बताने के लिए तुम्हारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस की वैल्यूज होनी चाहिए। तुम्हें क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और बेस की दी थी लेकिन हाइपोटेन्यूस की नहीं दी थी, वो हमने अभी सॉल्व करी तो 5 आई। ठीक, अब जो ये मैंने बताया था तुम्हें, तुम्हारा तरीका है तुम्हें कैसे इसे याद करना है, या तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बोल सकते हो या फिर जैसे तुम्हें अच्छा लगे। ठीक, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इस तरीके से याद करना था। अब साइन थीटा क्या होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक, अब ये भी स्टार्टिंग की बात है, स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, फिर फिंगर टिप्स पे होंगे, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में आएगा और अपने आप तुम्हारा उल्टा जो है घूमता रहेगा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है। ठीक, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है तुम्हारे पास, तो परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा 3 और हाइपोटेन्यूस 5। ये बात क्लियर होगी। अब देखो, अब अगर cos थीटा पूछूं तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखो cos b अपॉन h, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 अपॉन 5। अब अगर मैं पूछूं तुम्हारे से tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है p अपॉन b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तुम्हारे पास 3 और बेस 4। अब अगर पूछूं cot थीटा, तो cot थीटा क्या होता है tan थीटा का उल्टा, यानी कि b अपॉन p। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3। और sec थीटा क्या होता है cos थीटा का उल्टा, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस 5 अपॉन 4। देखो sec थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, क्योंकि sec नीचे है तो हम sec से चलेंगे तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस दिख रहा है। ठीक, ये एक तरह से क्या है अपॉन में चीजें हैं, है ना। और लास्ट वाला जो रेशियो है वो है cosec थीटा, जो कि होता है h अपॉन p, या फिर साइन का उल्टा, तो h अपॉन p। तो ये तुम्हारा आ गया 5 अपॉन 3। ठीक, तो इतनी बात तुम्हें समझनी थी कि अगर क्वेश्चन में, अब मैंने यहाँ पे तुम्हें परपेंडिकुलर और बेस दिया था और हाइपोटेन्यूस तुमने फाइंड करी थी। अब कई क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिसमें तुम्हें परपेंडिकुलर बेस दे रखा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, या फिर बेस और हाइपोटेन्यूस दिया हो और परपेंडिकुलर को सॉल्व करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने हो, है ना। या फिर तुम्हें साइड ना देके कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस क्वेश्चन में मैं कोई साइड नहीं देता, मान लो मैंने कोई साइड नहीं दी तुमको, है ना, तुमसे बोला साइन थीटा क्या है p अपॉन h, जो कि वैल्यू है 3 अपॉन 5, सिर्फ ये देता, तो तुम इससे ये बता सकते हो कि जो p अपॉन h है इसकी वैल्यू 3 और 5, यानी कि परपेंडिकुलर 3 होगा। इसके देखो सामने p अपॉन h 3 के इक्वल है, तो p 3 के बराबर है, h 5 के बराबर होगा, यानी कि परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूस 5। तो तुम्हें अगर बेस सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे, देखो जो अभी चीज डिस्कस करी कि अगर तुम्हें p और b पता था तो तुमने हाइपोटेन्यूस निकाला, दोबारा से वही फॉर्मूला लगाओ पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, अब तुम्हें यहाँ पे हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेन्यूस यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस तुम्हें निकालना है प्लस परपेंडिकुलर यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक, अब बेस का स्क्वायर तुम्हें निकालना है, तो यहाँ पे मैं जो प्लस का 3 का स्क्वायर था इसको माइनस में लेके आऊं, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 9, बेस का स्क्वायर आ गया 16, तो बेस आ जाएगा 4। ठीक, 4 कैसे आया, मैं इसको लिख सकता हूं b इज इक्वल टू अंडर रूट 16, तो अंडर रूट 16 को 4 इंटू 4 लिख दूं तो 4 में से 1 बाहर आ जाएगा, तो तुम्हारा बेस आ गया 4। तो यही तो 4 आ रहा था, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 4 अपॉन 5। ठीक, तो क्वेश्चंस तुम्हारे पास अनलिमिटेड तरीके से आ सकते हैं, पर तुम्हें क्या ध्यान रखनी है,
पाइथागोरस थ्योरम और कैलकुलेशन तो कुछ खास है नहीं, सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना है और जो ये रेशियो है या जो टेबल है उसको दिमाग में रखना है। ठीक, इतनी बात थी। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइजेस। हाँ, तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद एक दो और देखेंगे और क्वेश्चन देखते रहेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना अच्छे से तुम्हें कंसेप्ट बिल्डिंग होगा। अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो तुम 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लो और फिर उनके जो अगले 10 होंगे वो आसानी से सॉल्व होंगे, है ना, या फिर 50-100 तरह के क्वेश्चन कर लो और तुम्हें एग्जाम में एक भी सॉल्व ना हो। तो हम भले ही जितने क्वेश्चन करेंगे, जितने भी पॉसिबल हो उतने अटेम्प्ट करेंगे और सारे इस तरीके से समझेंगे कि अगर उनके भाई बहन थोड़े पड़ोस के वैल्यूज के क्वेश्चन आ गए तो तुम सॉल्व कर पाओ। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें साइन ए 3/4 दे रखा है और तुम्हें निकालना है कॉस ए और टेन ए। ठीक, तो जो भी तुम्हारे पास वैल्यूज दे रखी हो ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे पहले उसका एक फिगर बना के इमेजिन करना कि कैसे चीजें होंगी। अब तुम्हें पता है कि कोई किसी भी एंगल का साइन ए है तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है ना। और अगर मैं एंगल यहाँ ए ले लूं, ये बी और सी, तो ये 90 डिग्री एंगल है, ये ए एंगल हो गया, इसके लिए ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर। ठीक, तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है और यही वैल्यू तुम्हारी बराबर है 3/4 के। ठीक, अब एक बात क्या कि जब हम रेशियोज निकालते हैं या फिर हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं तो या तो तुमने किसी भी टीचर से पढ़ा हो या फिर एनसीईआरटी की बुक से ऑब्जर्व करा हो, तो तुम ये जानोगे कि वहां पर एक के सिंबल यूज करा है, के कांस्टेंट। क्या चीज बोली मैंने कि वहां पे ऐसे कुछ नोटेशन दे रखा है 3k/4k, तो यहाँ पे k क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक, अब अगर तुम मैथ्स जानते हो, मैथ्स अच्छे से समझते हो, तो तुम्हें पता है अगर 3k/4k है तो वो k से k कट जाएगा, बचेगा 3/4, है ना। तो यहाँ पे इस k का मीनिंग क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैसे, अब देखो ये तुम्हारा साइन a का रेशियो 3/4 था, है ना। तो एक चीज तुम क्या समझते हो, अगर मैं यहाँ पे ये 3 ले लूं परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 4 ले लूं, बेस की कुछ वैल्यू होगी, अभी हम नहीं सोचते। ठीक, तो साइन ए 3/4 आ गया, तो क्या हमेशा इसी ट्राइंगल का रेशियो 3/4 आएगा? अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात आती है, सोचने की बात आती है। अब देखो मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं तुम्हारे सामने, ये मान लो एक दूसरा ट्राइंगल है जिसमें ये परपेंडिकुलर हो गया, ए बी, नहीं पी क्यू आर रखते हैं, नाम अलग रखते हैं ताकि तुम समझो। ठीक है, पी क्यू आर। अब हम इसमें साइन पी की वैल्यू लेते हैं और मैं तुम्हें बता देता हूं कि इनकी साइड्स क्या है। इसकी साइड होगी परपेंडिकुलर 6 है, ठीक, हाइपोटेन्यूज तुम्हारा होगा 10 और नहीं हाइपोटेन्यूज 8 ले लो। ठीक, और अगर मैं सॉल्व करूं इसके लिए बेस की वैल्यू, देखो हाइपोटेन्यूज 8 है तुम्हारा 90 डिग्री के अपोजिट, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो 64 इक्वल टू 36 प्लस बी का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर अगर हम सॉल्व करें तो ये होता है 64 माइनस 36, है ना। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूं तो 28 आ रहा है, तो b की वैल्यू आएगी √28 या फिर 2√7। ठीक, अब मैंने ये कैसे लिखा, देखो √28 था, इसको मैं लिख सकता हूं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूं इसका तो 2 7, सॉरी। ठीक, तो यहाँ पे 2 में से एक बार आ जाएगा, 2√7 जो है ये वैल्यू इस तरीके से आई, 2 2 जा 4 7 जा 28 और 2 में से अंडर रूट में से एक 2 बाहर आएगा। ठीक, अब देखो तुम्हारे पास बेस की वैल्यू आई 2√7। तो अब बात क्या समझने की थी कि साइन पी की अगर मैं तुमसे वैल्यू पूछूं तो साइन पी ये है, तो ये तुम्हारा बेस है, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर। ठीक, अब साइन पी हम पता है हमें क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो साइन पी क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर 6 है, हाइपोटेन्यूज 8 है, 6/8। ठीक, अब देखो इस 6/8 को अगर मैं सिंपलर फॉर्म में लिखूं या फ्रैक्शन की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसमें लिखना चाहूं तो देखो इसको मैं ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दूं तो 3/4 आ रहा है।
अब अगर मान लो क्वेश्चन में तुम्हें दे देता कि साइन पी 3/4 है और यहां पर देखो ये साइन ए भी क्या है 3/4, इसका मीन्स क्या कि जरूरी नहीं तुम्हारा जो ट्राइंगल होगा वो यही ट्राइंगल हो जिसमें परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 4 और बेस √7 होगा। ये भी तुम सॉल्व कर लेना, पाइथागोरस थ्योरम लगाना, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 - 9 7 और उसका अंडर रूट, तो √7 आ गया, है ना। यानी कि जो तुम्हारा साइन ए का रेशियो दिया है या साइन ए जो भी एंगल है उसमें 3/4 इसके लिए भी आ रहा है, इस ट्राइंगल के लिए भी और इस ट्राइंगल के लिए भी आ रहा है, लेकिन वैल्यूज अलग है। यहां पे वैल्यू परपेंडिकुलर की 6 है, हाइपोटेन्यूज की 8 है और बेस की 2√7 है, जबकि इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर 3 है, यहां देखो 6 है, यहां हाइपोटेन्यूज 4 है, हाइपोटेन्यूज 8 है, बेस √7 है और यहां बेस 2√7 है। यानी कि जो भी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ राइट ट्राइंगल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे मैं ट्राइंगल बना सकता हूं। तो तुम्हें जो भी रेशियो दिया है तुम उसे डायरेक्ट 3/4 नहीं मान सकते, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहां पे 3/4 की वैल्यू इस ट्राइंगल के लिए भी हो सकती है, इस ट्राइंगल के लिए भी हो सकती है, तो हम इसको रेशियो में मानते हैं, इसीलिए यहां पे के वर्ड आता है। अब देखो इस ट्राइंगल के लिए के की वैल्यू क्या होगी, तो देखो तुम्हें पता है कि मैंने 2 से डिवाइड करा, तो इसको अगर मैं लिख सकता हूं 3 × 2/4 × 2, 6/8 को ध्यान से समझो, 6/8 मैंने यहां से निकाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके, तो इस 6/8 को मैं लिख सकता हूं 3/4 और यहां पे ये जो 2 है इस 2 को ही मैंने k बोला, इस 2 को मैंने k बोला, तो इसीलिए हम इसे लिखते हैं 3k/4k अगर k 2 हो। अब ये k 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता जाएगा, उसी तरीके से तुम्हारे ट्राइंगल्स बढ़ते जाएंगे। तो जो k का सिग्निफिकेंस था वो तुम्हें खुद सोचना चाहिए या कैसे आया, जो बात मैंने सिमिलैरिटी में बताई थी जो फर्स्ट लेक्चर था, ठीक वही बात यहां पर सेम रिपीट हुई है, ठीक। तो ये तो बहुत सारी ज्ञान की बातें थी, तुम्हें समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा समझना और क्वेश्चन तो तुमसे हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो 3k/4k का सिग्निफिकेंस समझ लेना कि ट्राइंगल एक से ज्यादा हो सकते हैं सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, ये बात समझानी थी मुझे इस पॉइंट पे, ठीक। तो ये सब एक्स्ट्रा हो गया, नोट कर लेना साथ में पॉज करके जैसे भी, ठीक। तो के का तुम्हें मतलब समझ में आ गया होगा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कई इनफाइनाइट नंबर ऑफ राइट ट्राइंगल पे एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक। तो तुम्हें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3k और 4k होगा और मुझे बेस नहीं पता, ठीक। अब यहां पे लगाओ तुम हाइपोटेन्यूज, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम या पीजीटी लिख लेते हैं, ठीक है, इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक। तो इसमें देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये चीज होती है। अब हाइपोटेन्यूज तुम्हें गिवन था 4k का स्क्वायर, ठीक, k समझ जाना क्यों लिखा, परपेंडिकुलर यानी कि 3k का स्क्वायर प्लस बेस तुम्हें सॉल्व करना है, बेस तुम्हें नहीं पता था, है ना, क्योंकि अगर तुम्हें cos a निकालना है तो cos a तुम्हें पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। देख लो यहां पे फॉर्मूला PBP HHB साइन cos tan cot sec cosec, दिन में 5 बार भी ये चीज लिखोगे ना याद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो तुम्हारे पास आ गया cos a, देखो cos के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan के लिए P/B, ठीक। इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई, तो यानी कि तुम्हें बेस सॉल्व करना है तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ठीक। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा 16k² इक्वल टू 9k² प्लस b², ठीक। अब जो k वाली टर्म्स है एक साइड लिखते हैं, 16k² माइनस 9k², ये हो जाएगा 7k² b², तो b की वैल्यू आ गई √7.k, देखो k² है तो वो k बाहर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक। तो ये एक्चुअली में √7k आएगा। अब देखो खास बात ये है कि तुमने यहां पर k लिया, लेकिन जब तुम cos a की वैल्यू या tan a की वैल्यू लिखोगे तो तुम्हें भी सीधा रेशियो लिखना है जो 3/4 तुम्हें दे रखा है, क्योंकि k तुम्हें बताना नहीं है। अगर तुमने यहाँ पे k की वैल्यू रख दी तो वो ट्राइंगल इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है, तो k कैंसिल हो जाएगा। जो हमारा मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो 3/4 या cos a के लिए देखें
तो कॉस ए क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आया √7 और हाइपोटेनस कितना आया तुम्हारा 4 दे रखा था। ठीक, तो √7 के और 4 के, और एक्चुअल में के कैंसिल हो जाएंगे तो √7 अपॉन 4। ठीक, और ऐसी tan a की वैल्यू निकालनी थी तो tan a हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो तुम्हारे पास परपेंडिकुलर कितना है 3k और बेस है √7k, तो ये तुम्हारा आ गया 3 अपॉन √7। अब हम चाहते नहीं है कि हम इरेशनल नंबर नीचे रखें, तो यहाँ पे √7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो 3 √7 अपॉन 7, ये तुम्हारा रेशियो हो गया tan a के लिए, और cos a के लिए रेशियो आया √7 अपॉन 4। अब यहाँ पे k जो थे, k और k कैंसिल हो गए, तो k का सिग्निफिकेंस तुम्हारा समझना जरूरी था। अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे तुम k समझ सकते हो, एक एक्स्ट्रा है, वो अल्टीमेटली आंसर में कभी नहीं आएगा, वो यहीं पर देखो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ट्राइंगल बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, समझ में आता है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तुम्हारा कंप्यूटर जैसा माइंड है, समझने के काबिल हो, हायर क्लासेस में मैथ्स बिल्कुल लेना बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक, तो इतनी बात थी, नहीं समझ में आता कोई इशू नहीं है, क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होंगे, आसानी से होंगे। ठीक, तो अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल। हाँ, तो एक और एग्जांपल मेरे पास है, ये भी एक तरह से आसान क्वेश्चन है, एकदम केक की तरह जाओगे तुम, इसमें काट देना आसानी से। समझो, देखो tan a 4/3 है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल a। यहाँ पे सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकते हैं उनको निकालना है। देखो दोबारा देखो, पी बी पी एच एच बी, साइन कॉस टेन कॉट कॉस सॉरी सेक और कॉसेक। ठीक, इतना था। ओके, और ये तुम्हारा अपॉन में आ रहा था, यानी कि सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी वैल्यू निकालनी है एंगल ए के लिए। तो मैंने क्या बोला, पहले इमेजिन करो कि एक ट्राइंगल तुम्हारे पास ऐसे दे रखा है। ठीक, तो ए नीचे ले लो, तुम्हारे लिए इजी रहेगा, ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल, ए तुम्हारा ये है, ए के लिए परपेंडिकुलर ये चीज है, बेस ये चीज है, हाइपोटेनस ये है। ओके, तो tan a तुम्हें दे रखा है 4/3, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा है 4/3, तो ये तुम्हारा क्या होगा एक्चुअल में 4k/3k, क्योंकि बहुत सारे ट्राइंगल्स होंगे जिनका रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो 4/3 आएगा, इसलिए हमने से 4k और 3k लिया, जो अल्टीमेटली कट जाएगा। ठीक, तो बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, तो हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो यहां पर तुम्हारा हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हाइपोटेनस जो है वो देखो तुम्हारे पास कितनी है, दे नहीं रखी, तो हाइपोटेनस तुम्हें सॉल्व करनी है, और परपेंडिकुलर कितना है 4k स्क्वायर प्लस बेस कितना है 3k स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेनस स्क्वायर निकालना है तुम्हें, ये हो गया 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया तुम्हारा 25k स्क्वायर। ठीक, तो हाइपोटेनस का इसमें अंडर रूट भेजोगे तो 25k स्क्वायर होगा तो तुम्हारा जो k है वो k आ जाएगा बाहर, और 25 में से 5 आ जाएगा। ठीक, तो हाइपोटेनस आया तुम्हारा 5k। ठीक, अब अगर हाइपोटेनस 5k आ गया तो देखो ध्यान से लिखो, परपेंडिकुलर तुम्हें 4k गिवन था और बेस भी तुम्हारा 3k गिवन था, हाइपोटेनस आ गया 5k। अब इन तीन चीजों को जो ये फॉर्मूलेज हैं उनमें पुट करते रहो, आंसर निकालते रहो। देखो साइन थीटा क्या होता है, सॉरी यहाँ पे साइन ए है, थीटा नहीं, एंगल ए हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है 4k और हाइपोटेनस 5k, यानी कि k से k कट गया तो 4/5 आ गया। ऐसी cos a, cot a, sec a, cosec a। cos a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 3k/5k, तो आ गया 3/5। ऐसी cot a क्या होता है, tan a का उल्टा, यानी कि जो tan a था तुम्हारा 4/3 वो 3/4 हो जाएगा। sec होता है cos का उल्टा, यानी कि 5/3, और cosec होता है sin का उल्टा, यानी कि 5/4। ठीक, शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हो, या फिर cosec देखो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 5k/4k, देखो 5/4 ही आने वाला है, तो k कैंसिल हो जाएगा। अब इस लेक्चर में हम इतने ही डिस्कस करेंगे, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 और एग्जांपल्स, उनको करने की कोशिश करना,
मैं नहीं कहता हो सकता है तुमसे नहीं हो पाए, लेकिन एक अटेम्प्ट करोगे ना, थोड़ी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ाओगे। वैसे तो मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन करा दूं, सारे बता दूं, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि वो तुम क्वेश्चन यहां पे समझ के एग्जाम पे कराओ। ठीक, तो मेरा मोटिव ये है कि मैं यहाँ पे बेसिक थ्योरी ज्यादा एक्सप्लेन करूँ तुम्हें, और क्वेश्चंस दिखाऊं कि कैसे तुम रिलेट करोगे, कैसे डायग्राम फॉर्म कर सकते हो, और फिर ये 4K 3K इन सब का सिग्निफिकेंस, ये सब चीजें समझोगे तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस है तुम सॉल्व कर सकोगे। तो अभी जितना पढ़ा है ना, उससे तुम एग्जाम्पल्स और 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करना। हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना, क्वेश्चन लिखो पूरा और उसके बारे में सोचो, जो भी फिगर दे रखा है उसको बनाने की देखो, बना के देखो, अपना सर मारो, एक तरह से उसमें दिमाग लगाओ, क्योंकि जब तुम दिमाग लगाने की आदत डालोगे तो एग्जाम में भी अगर बिना देखा है क्वेश्चन या कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया तो तुम सोच के उसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एक थिंकिंग स्किल्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि एनसीईआरटी से अलग होते हैं। जो तुम्हारी बुक्स है उससे हायर ऑर्डर के स्किल्स के क्वेश्चन होते हैं, जो तुम्हारी अगर थिंकिंग प्रोसेस अच्छी है, जो तुमने बिल्ड करी है टाइम टू टाइम सोच के, वही तुम सॉल्व कर पाओगे। तो जो एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज 8.1 है, अटेम्प्ट करना। इतना तो श्योर है तुम हाफ 50% सॉल्व कर सकते हो, मुझे इतना बिलीव है। इतने कंसेप्ट पढ़ाए हैं, बाकी एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे तो पूरे जो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।